स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। शुरुआत सुर्खियों के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन राजनीतिक प्रस्ताव पारित। कहा, स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच होगा 2019 का चुनाव। बीजेपी के डर से साथ आई अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में 38 सीटों पर एसपी और बीएसपी लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। अखिलेश और मायावती ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गठबंधन का ऐलान। कांग्रेस को गठबंधन का हिस्सा बनाने से इनकार। विदेशी निवेशकों के लिए भारत की ओर से मुहैया कराई जा रही सुविधाओं का फायदा उठाने का सही समय। मुंबई में पार्टनरशिप समिट में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, गांव और शहरों के बीच खाई पाटने के लिए सरकार और उद्योग जगत को मिलकर काम करने की जरूरत। अमेरिकी इतिहास का अब तक का सबसे लंबा शटडाउन। कामबंदी का 22वां दिन। करीब 8 लाख संघीय कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है वेतन। मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप और विपक्षी डेमोक्रेट्स के बीच गतिरोध बरकरार। और सिडनी वनडे में 289 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को शुरुआती झटके। 45 रन के स्कोर पर 3 बल्लेबाज लौटे पवेलियन। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 288 रन। दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा और अंतिम दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। अधिवेशन में आज बीजेपी ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रस्ताव में यह कहा गया है कि देश को तय करने का समय आ गया है कि देश को मजबूर सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि 2019 का चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दशकों तक देश में शासन करने के बाद कांग्रेस पार्टी आज देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास देश को आगे ले जाने की कोई नीति नहीं है। कि देश को तय करना है कि हमें कहां जाना है। एक अस्थिर सरकार चाहिए जहां डंबे के समान नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं तीनों प्रधानमंत्री जो मजबूर थे, जहां सरकार कभी पुलिस के एक हरियाणा का पुलिस वाला आया किसी की निगरानी करने तो सरकार टूट गई। दूसरे प्रधानमंत्री थे, मैं चंद्रशेखर की बात कर रहा हूं, याद करिए। दूसरे प्रधानमंत्री थे, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनका एक बड़ा भाषण है, देयर वॉज ए ओल्ड मैन इन द हरी who wanted to remove me। मैं देवगौड़ा की बात कर रहा हूं। और तीसरे गुजराल साहब स्वर्गीय हैं, मैं क्या करूं मेरी बात सुनते नहीं। तो ये है इस अवसरवादी गठबंधन का इतिहास। मजबूत प्रधानमंत्री हमें चाहिए, एक मजबूत प्रधानमंत्री हमें चाहिए, एक मजबूत सरकार। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक चर्चा तो बहुत चल रही है, अब वो महागठबंधन बनेगा या तीसरा मोर्चा बनेगा या दूसरा मोर्चा बनेगा या गुमनाम नेता बनेगा, उस पता नहीं। लेकिन किसी ने भी कार्यक्रम नहीं बताया कि भारत को आगे ले जाने की उनकी दशा और दिशा क्या है, उनकी सोच क्या है। तो द इंटायर एजेंडा ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन इज आउटलाइन इन दिस होल रेजोल्यूशन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के डर से अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां भी साथ आ रही हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। ये सब स्थिति, देश बदलती हुई स्थिति कांग्रेस को सहन नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप करना और वह आरोप करते समय सुप्रीम कोर्ट में राफेल का विषय गया था। निर्मला जी ने बहुत अच्छा जवाब पार्लियामेंट में दिया है। लोकतंत्र में जब कोई भी विवाद होते हैं
और जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उसके निर्णय के बाद विवाद समाप्त हो जाते हैं। राफेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है और यह करार देश के हित में है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में भी लगातार झूठे आरोप करने की बार बार कोशिश होती है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता। देश का प्रधानमंत्री 150 करोड़ भारत की जनता का प्रतिनिधि होता है। कांग्रेस के अध्यक्ष जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के बारे में जो बातें कहती है, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र में उनको शोभा नहीं देती। कि ये पूरे लोग एक हो रहे, जो एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे, नमस्कार तक नहीं करते थे, जो गले में हाथ डालकर घूमने का नाटक कर रहे, इनकी दोस्ती क्यों बनी है? अगर इनके दोस्ती के सही किंग मेकर कोई है तो हम हैं। हमारे डर के कारण ये एक हुए हैं। The government then was not responsive. There was policy paralysis and absolutely no understanding of what the poor people were going through. Corruption was rampant. Corruption was rampant and terrorists were also playing havoc with our country. It's an average of at least one decision per day each of the 5 years that led to a transformational change that India is witnessing today. And that is why I would think today, as we stand here to discuss this political resolution, I call it an historic occasion. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इसे संबोधित किया। उन्होंने चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा कि देश का नेतृत्व किसके हाथ में जाने वाला है। केंद्र सरकार का आर्थिक विकास का लाभ गरीबों तक पहुंचाने पर भी उन्होंने जोर दिया। अरुण जेटली ने कहा कि इन 4 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये पहला प्रधानमंत्री आया जिसने आर्थिक विकास का लाभ साधनों के माध्यम से गरीब को पहुंचाया। और एक एक आंकड़ा आपको जो दिया गया है वो इसका गवाह है कि परफॉर्मेंस की बहस हो तो उसको आगे से हम लोग बढ़ाने का कोशिश करें। चुनाव की चर्चा, जिसे नरेटिव कहते हैं, उस नरेटिव को हमें कंट्रोल करना है। एजेंडा चुनाव का वो जो हम तय करेंगे और इसमें आक्रामकता से आगे बढ़िए। एक भी गलती नहीं है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को इस चुनाव में सिर झुकाना पड़े। देख लिया हमने झूठ बोलकर नैरेटिव बदलना। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि लोगों का साथ पार्टी के साथ है और विपक्ष उसके सामने टिक नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस साफ हो गई है, दूरबीन लेकर ढूंढनी पड़ती है, ऐसी हो गई है, इसको पराजय कहते हैं। बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर कांग्रेस को ढूंढनी पड़ती है, ऐसी स्थिति हो गई है, इसको पराजय कहते हैं। राजनीति के अंदर, चुनाव के अंदर हार जीत होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ये तीनों राज्यों में अपनी जमीन नहीं खोई है। हमारे कार्यकर्ताओं को हौसला रखने की जरूरत है, हौसला गंवाने की जरूरत नहीं है। एक मौका है 2019 में ये तीनों राज्य एक मजबूत सरकार डालने की नींव बन जाए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना चाहिए। और मित्रों, ये जो पूरा विजय यात्रा चला और देश में परिवर्तन हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज समापन होना है इस अधिवेशन का और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अधिवेशन को संबोधित करने जा रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। जी, राजनीति और विद्वत्ता का संगम श्रद्धेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सभी सहयोगीगण, पार्टी के सभी यशस्वी मुख्यमंत्रीगण, संसद में मेरे सारे सहयोगी, अन्य महानुभाव और
हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए आप सभी प्रतिनिधि बंधु, प्रिय कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सभी को नववर्ष 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट की है कि आज मेरा मन कुछ जरा ज्यादा बोलने के लिए करता है। तो मैंने जरा ज्यादा समय के लिए इजाजत मांगी है। आपकी भी इजाजत है ना? भोजन में देर हो जाएगी तो चिंता नहीं ना? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का समर्पण है, जो हर दिन, हर वर्ष को शुभ बनाता है। कभी 2 कमरों में चलने वाली पार्टी, 2 सांसदों वाली पार्टी आज इतने विशाल स्वरूप में राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत है, अविस्मरणीय है। आज महान योद्धा संत स्वामी विवेकानंद जी की भी जयंती है। मैं उन्हें नमन करते हुए उनकी कही एक बात से ही शुरुआत करना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हर राष्ट्र की एक नियति होती है, उसका एक संदेश होता है, और हर राष्ट्र का एक ध्येय भी होता है। भारत को भी अपने ध्येय को, अपनी ध्येय प्राप्ति को प्राप्त करना ही है, और इसे प्राप्त करने में राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का पूरा सामर्थ्य, पूरा योगदान चाहिए होता है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें पहले दिन से ही ये शिक्षा, ये संस्कार दिए गए, और यही संस्कार आज भी हमारे जीवन को निर्धारित कर रहे हैं। साथियों, ये राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक है जो अटल जी के बिना हो रही है। वो आज जहां से भी हमें देख रहे होंगे, अपने बच्चों की इस ऊर्जा से, राष्ट्र के प्रति इस समर्पण से उन्हें भी संतोष हो रहा होगा। जो परिपाटी अटल जी हमारे लिए निर्धारित कर गए हैं, उसे मजबूत करना, उसे आगे बढ़ाना हम जैसे हर कार्यकर्ता का दायित्व है। मैं उन्हें पुनः नमन करता हूं और ये कामना करता हूं कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर उनका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। बीते वर्ष भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने अपना सर्वोच्च त्याग दिया, विरोधियों द्वारा की गई राजनीतिक हिंसा की वजह से जिन्हें जान गंवानी पड़ी, उनके परिवारों के प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये आप सभी कार्यकर्ताओं की ताकत, संगठन की शक्ति, जन जन की भक्ति का परिणाम है, जिसकी वजह से आज हम इतनी ताकत के साथ, इतनी तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है और देश के 16 राज्यों में या तो हम सरकार चला रहे हैं
या फिर सरकार में शामिल है। पार्टी के प्रति आपका ये स्नेह और पार्टी पर आपके ये आशीर्वाद बहुत मूल्यवान है। आपकी इच्छा शक्ति जब कर्म शक्ति में बदली, तभी भारतीय जनता पार्टी इस ऊंचाई को प्राप्त कर सकी है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी नमन करता हूं। भाई और बहनों, बीते 2 दिनों में राष्ट्रीय परिषद में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं। किसानों से जुड़े प्रस्ताव, गरीब कल्याण से जुड़े प्रस्ताव, उसके अलावा वर्तमान राजनीति पर भी सार्थक चर्चा हम सभी के बीच हुई है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन प्रस्तावों का एक एक शब्द याद हो। इनमें जो बातें लिखी हैं वो घर घर पहुंचे, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचे। साथियों, इस चर्चा का इसलिए भी महत्व है क्योंकि देश आज एक नए विश्वास के साथ भाजपा को देख रहा है। बीते 4-4.5 वर्षों में भाजपा के नेतृत्व में जिस तरह केंद्र सरकार चली है, जिस तरह हम राज्यों में अपनी सरकारें चला रहे हैं, उसने जनमानस में यह स्थापित कर दिया है कि देश को अगर नई ऊंचाई पर कोई राजनीतिक दल ले जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। साथियों, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। हम सब इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि एक भी दाग हम पर नहीं है। हमसे पहले की सरकार, उनका जो कार्यकाल था, उसने देश को बहुत अंधेरे में धकेल दिया था। अगर मैं कहूं कि भारत ने 2004 से 2014 के महत्वपूर्ण 10 साल घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों में गंवा दिए तो गलत नहीं होगा। 21वीं सदी की शुरुआत में ये 10 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो देश की तस्वीर कुछ और होती। वैसे ही आज ये भी कहना चाहता हूं कि 2000 के चुनावों के बाद अगर अटल जी प्रधानमंत्री बने रहते तो आज भारत कहीं और होता। वर्ष 2000 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने देश को उस अंधेरे से, उस बेचैनी से, उस घबराहट से बाहर निकालने का काम किया है। देश में और देश के लोगों में जो आत्मविश्वास खो गया था, उसे वापस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब देश ईमानदारी की ओर चल पड़ा है। इतने सारे लोगों का स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ना, रेलवे रिजर्वेशन के दौरान
रियायतें छोड़ देना, बड़ी संख्या में उद्यमियों का जीएसटी से जुड़ते चले जाना, आयकर देने वालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश का जनमानस अब स्वयं को राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनाने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे आ रहा है। उसे विश्वास है कि वो जो टैक्स देता है उसकी पाई पाई का सही इस्तेमाल इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये विश्वास ही हमारी ताकत है, हम पर आशीर्वाद है। साथियों, भाजपा सरकार के इस कार्यकाल ने ये साबित किया है कि देश बदल सकता है और सामान्य नागरिक के हित में बदल सकता है। भाजपा के सरकार के कार्यकाल ने ये साबित किया है कि देश में सरकार बिना भ्रष्टाचार के बीच चलाई जा सकती है। भाजपा सरकार के कार्यकाल ने ये साबित किया है कि जब देश में स्थायी परिवर्तन लाने वाले कड़े और बड़े फैसले लिए जाते हैं तो पूरा देश एक होकर उसका साथ देता है। भाजपा सरकार के कार्यकाल ने ये साबित किया है कि सत्ता के गलियारों में चहल पहल करते दलालों को भी बाहर किया जा सकता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास के मार्ग पर चल रही है। विकास के हमारे मंत्र का मूल है सबका साथ, सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो उनमें क्षेत्रीय अस्मिताओं, आकांक्षाओं के लिए पूरा स्थान है। रीजनल एस्पिरेशंस को और मजबूती देते हुए भारत की एकता और श्रेष्ठता के लिए काम करना भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का ध्येय है। वहीं जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इसमें भारत के हर नागरिक, हर क्षेत्र का पूर्ण विकास समाहित है। सबका विकास भी सिर्फ सरकार के प्रयासों से नहीं बल्कि सभी का साथ लेकर जन भागीदारी से करना है और यही हमारा अप्रोच है, हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, यही हमारी कार्य संस्कृति है और ये आगे भी रहेगी। साथियों, अपने इसी प्रयास को हाल में सरकार ने और विस्तार देने की कोशिश की है। सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ आरक्षण नहीं है बल्कि उन युवा आकांक्षाओं को नया आयाम देने की कोशिश है जिनको गरीबी की वजह से अवसर नहीं मिल पाते थे। भाइयों और बहनों, बाबा साहब आंबेडकर द्वारा रचित संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये मेरे उन भाइयों बहनों को समानता देने की ऐतिहासिक कोशिश थी
जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। ये व्यवस्था आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी, और बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो आगे भी रहने वाला है। लेकिन अवसरों की समानता और सामाजिक न्याय को मजबूत करने की बात करते हुए सामान्य वर्ग के गरीब को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। भूतकाल में इसकी कोशिशें भी हुई थी, लेकिन इतिहास पर बहस में उलझने रहने के बजाय हमें आगे के समाधान तलाशना जरूरी था। और इसलिए पहले से जिनको आरक्षण की सुविधा मिल रही थी उनके हक को छेड़े बिना, छीने बिना भाजपा सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, शिक्षा में 10% वृद्धि भी की जाएगी। भाइयों और बहनों, यानी शिक्षा में जो आज सीटें हैं उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी। बहनों और भाइयों, सब कुछ इसी से ठीक हो जाएगा, ये दावा न मैंने कभी किया है और न मैं करता हूं, लेकिन ये भी एक रास्ता है जो सामान्य वर्ग के गरीबों को अवसर की समानता की तरफ ले जाता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस व्यवस्था। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा और आखिरी दिन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के दौर में खोया देश का आत्मविश्वास वापस लौट आया है और इस सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी का फायदा लोगों और देश को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने साबित किया है कि दलाल बाहर हो सकते हैं और सरकार सिर्फ विकास के मार्ग पर चल रही है और विकास का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। इसी के साथ फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। नमस्कार।